सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी को मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स मिलवा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रैंक हासिल करी है और इनकी स्ट्रैटेजी हम सुन रहे हैं, इनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ज़रूर अचीव कर रहे हैं। सो आज वापस से मिलते हैं हम एक ऐसे एस्पिरेंट से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सो मिलते हैं दुर्गा प्रसाद से। सो वेलकम दुर्गा प्रसाद, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सो दुर्गा प्रसाद, सबसे पहली बात कि आपने इस एग्ज़ाम को क्यों चॉइस किया? सर पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आईएफएस टीम को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि मैं ये उनका यूट्यूब चैनल अराउंड 1 ईयर 1.5 ईयर से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उनका कोर्स कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। यही सोच कर मैंने ज्वाइन किया था। और बाद में जो रिजल्ट्स आया वो बहुत ही अच्छा आया एंड मैं बहुत ही खुशी हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। सो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपका मेजर पर्पस क्या था इस एग्ज़ाम के लिए? ओके, सो मेरा पर्पस यही था कि मैं एक रिसर्च बैकग्राउंड से ज़्यादा बिलोंग करता हूँ। क्योंकि क्योंकि मेरा एमएससी जो था वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी था। और वो ऐसा कोर्स था जिसमें रिसर्च वर्क ज़्यादा था। और वहाँ पे मैंने जो कलीग्स थे और जो मेरे सीनियर्स थे वो ज़्यादा रिसर्च में थे। तो मैं उनको सामने से मैं देख रहा था कि वो कैसे रिसर्च करते हैं। तो उसी से मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन हुआ कि मुझे भी रिसर्च में ही जाना चाहिए। तो अराउंड 2023 से मैंने ये ज़्यादा ज़्यादा सोचा कि मैं रिसर्च में ज़्यादा जाऊँ। चलो, बहुत बढ़िया। सो वैसे रिज़ल्ट क्या रहा अपना वाला इस बार? सर मैंने 135 रैंक इस बार लाया है। जेआरएफ? यस सर, जेआरएफ। ओके ओके, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे वैसे? सर मैं आईएफएस के साथ रिकॉर्डेड ऑनलाइन बैच के साथ मैं एसोसिएटेड था। सो कैसे एक्सपीरियंस था फिर आपका रिकॉर्डेड बेच के साथ? मतलब किस तरीके से आप अपने रिकॉर्डेड बेच को मैनेज करते थे पर डे के डेली शेड्यूल में? सर अ, सर मैं थोड़ा स्ट्रैटेजिकली मैं बोलना चाहूँगा कि मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक मैं एक रूल बना के रखता था कि कब मुझे कौन-सा लेक्चर मुझे अटेंड करना है। और मैं इवनिंग टाइम उसको मैं रिवाइज़ करता था। ऐसा करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बना के रखा था। चलो, बहुत बढ़िया। सो मतलब आपका डेली शेड्यूल, तो जैसे आपने बताया कि आप मॉर्निंग से इवनिंग तक आराम से इसी तरीके से रिवीजन करते थे। सो आपका डेली का क्या होता था यूनिट्स के लिए, कि आप सिर्फ एक यूनिट को टारगेट करते थे या किस तरीके से आप इसको प्रॉपर करते थे? अ, तो सर मैं एक वीकली में एक शेड्यूल बना के रखता था जिसमें पर वीक में 2 चैप्टर्स को मैं फ़ोकस करता था। और वो चैप्टर्स में मैं रिवीज़न के साथ मॉक टेस्ट भी देता था। वो मॉक टेस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल मैंने मेंटेन किया है, इसीलिए शायद ये रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। चलो, बहुत बढ़िया। सो आपके नोट्स बनाने की क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब आप रिटन नोट्स बनाते थे या सिर्फ जो पीडीएफ अपलोड होता है उसी से आप पढ़ते थे? ये सर मैं हर जो लेक्चर्स दिखता था मैं उसी से मैं नोट्स बना लेता था। उसी के साथ मैं नॉर्मल बुक्स भी मैं फॉलो करता था थोड़ा, सो दैट और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ओवरऑल आईएफएस का जो लेक्चर्स है बहुत ही अच्छे हैं। अगर उसको ठीक से फॉलो किया जाए तो बहुत ही अच्छा रैंक्स लाया जा सकता है। चलो, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है, आपने कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था वैसे इस एग्ज़ाम के लिए? सर मैंने अराउंड 9 यूनिट्स मैंने टारगेट किया था। अच्छा, 9 यूनिट्स। कौन कौन सी यूनिट्स आपने छोड़ दी थी? अ, सर अराउंड जेनेटिक्स मैंने छोड़ा था। अच्छा। मैंने छोड़ना मतलब मैंने पूरा पूरी नहीं छोड़ा, कुछ ओवरलुक मैंने किया था, लेकिन मैंने पूरा पूरी चैप्टर्स मैंने नहीं छोड़े हैं। ऐसे करके मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था, ताकि अगर कुछ बेसिक्स पार्ट्स में अगर क्वेश्चंस आए, तो मुझे वो क्वेश्चन हैंडल हो सके। क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम का पैटर्न को मैंने 1 साल से मैंने फ़ॉलो किया है, तो वो पैटर्न के हिसाब से थोड़ा बेसिक नॉलेजेस अगर हो तो वो अच्छा है। यही सोच कर मैंने ओवरलुक थोड़ा-थोड़ा किया है सभी चैप्टर्स का। बट
कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं, जैसे कि जेनेटिक्स छोड़े, इकोलॉजी के थोड़े थोड़े पोर्शंस मैंने छोड़े हैं, और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स के कुछ पार्ट्स छोड़े हैं मैंने। सो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने कहा अपने वर्ड्स में कि मैंने पैटर्न्स को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का पैटर्न है CSIR का? एक्चुअली देखा जाए तो पहले के जो पैटर्न्स थे उसमें थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे, बट अभी के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेशली सेक्शन सी में। और सेक्शन बी में 2025 का जो जून एग्जाम था उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस थे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थे। और तो ऐसे ही चेंजेस हुए हैं, विद टाइम चेंजेस हुआ है। मैंने PYQ का बुक जो बाय किया था उसमें मैंने पैटर्न को फॉलो किया कि पहले के जो क्वेश्चंस थे थोड़े थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और अभी थोड़े एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा हो गए। चलो बहुत बढ़िया। सो आपको क्या लगता है ये जो एप्लीकल बेस्ड ज़्यादा हो गया है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? मतलब अगर कोई स्टूडेंट अगर नया है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहोगे, किस तरीके से वो मैनेज करे इस अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस को? पहले तो जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उनको सिलेबस को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चंस को कम ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। अगर वो सिलेबस को ज़्यादा समझ जाए कि कौन सा क्वेश्चंस को ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी देना है तो वो बेटर रहेगा। सेकंड है कि अगर कोई कैंडिडेट अगर PYQ बुक को बाई करे तो उसके लिए बेटर होगा कि कैसा क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, तो वो समझना उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। थर्ड, अगर उसका बेसिक अगर बहुत अच्छा है तो वो बहुत उसको एडवांटेज देता है आगे में। अगर वो बेसिक को बहुत ही क्लियरली समझ जाए तो वो इजीली वो ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकेगा। चलो बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दुर्गा प्रसाद जी कि आपने बहुत अच्छा हमारे स्टूडेंट्स को समझाया, और आपका रिजल्ट जो आया है बहुत ही बढ़िया आया है, विद बहुत ही बेस्ट रैंक से। सो थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने हमारे बच्चों को जो भी चीज़ सिखाई है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी उनके ऊपर। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके।